दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मक मानववाद। दीनदयाल उपाध्याय जो वर्तमान सत्ता पार्टी है, उस केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी, उसके आप कह सकते हो कि एक आध्यात्मिक या आदर्श जो है पुरुष के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी इन्हें मानती है। इनके विचार जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रेरित करते रहते हैं और इन्होंने 60 साल पहले 1965 में एक सिद्धांत दिया था, एकात्मक मानववाद की बात कही थी। हालांकि और भी लोगों ने कहा था, गांधी के दर्शन में, विनोबा भावे के दर्शन में, और भी लोगों में था, लेकिन इन्होंने एक बात को अपने भाषण में 4-5 दिन का एक सम्मेलन हुआ था, वहां पे इन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात कही थी। देखिए, ह्यूमनिज्म को मानववाद की बात है तो इसको थोड़ा सा ना, हालांकि जो भारत में ज्यादातर मानववाद है वो आध्यात्मिकता लिए हुए हैं, लोगों के मनुष्य के साथ उसके इंटीग्रल को जोड़े हुए हैं। वैसे मानववाद की अवधारणा जो है वो बड़ी अच्छी अवधारणा के साथ साथ, बड़ी अच्छी अवधारणा होने के बावजूद भी काफी आलोचना का भी केंद्र रही है। जैसे कि मार्क्सवादी अवधारणा भी एक मानववादी अवधारणा है। वो मानववादी अवधारणा जिसमें हर चीज में मनुष्य केंद्र में है, जो मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, वो उसके केंद्र में होता है, बाकी सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो वो एक तरह से वो अवधारणा जो है धर्म को भी नकार देती है और प्रकृति को भी नकार देती है, क्योंकि प्रकृति सारा उसके मनुष्य की उपभोग के लिए है। हम उतना डिटेल में यहाँ पे सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज नहीं पढ़ाने जा रहे हैं या सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये बता रहे हैं कि मानववाद एक अवधारणा है जो मानव को मानव महत्व देती है। हमारे यहाँ पे जो मानववाद है, चाहे जितने भी विचारक रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को लिए हुए या सजोए हुए होते हैं। भारत में आप आध्यात्मिक विचारों को या स्पिरिचुअलिज्म को मानववाद से निकाल नहीं सकते हैं। और कह सकते हैं कि जो मानवतावाद है, जिसे मानववाद, एक ह्यूमनिज्म, एक ह्यूमैनिटेरियनिज्म, तो जो मानवतावाद वाली अवधारणा है, मानवता की जो कहते हैं ना, काइंडनेस की अवधारणा, परोपकार की अवधारणा, वो उसमें जुड़ी हुई है। तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे, इन्होंने ही ये दिया था। और अगर देखा जाए तो इनका एकात्मक मानववाद, एक इनका सम्मेलन हो रहा था भारतीय जनसंख्या, 22 अप्रैल से 25 अप्रैल 1965 के बीच 4 दिवसीय एक सम्मेलन था। वहां पे भारतीय जनसंघ के राजनीतिक दर्शन पे ये विचार दिए थे और उन्होंने देश के सामने मौजूद समस्याओं और उसके संभावित समाधानों को भी सूचीबद्ध करने की कोशिश की थी। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक अभी तो भारत सरकार मना भी रही है, और अगर देखें कि प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत का संकल्प दिया है या इस बजट में जो अवधारणा है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो एकात्मक मानववाद से ही प्रेरित है। तो उसको थोड़ा समझें कि है क्या वो, ठीक है? तो देखिए, इन्होंने खुद प्रश्न पूछा जब चर्चा कर रहे थे, जैसे कि तो उन्होंने प्रश्न लोगों से पूछा 65 में कि अब हम स्वतंत्र हैं, हमारी प्रगति की दिशा अब क्या होगी? यानी उसके पहले तक तो लोग को स्वतंत्रता था, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो उसके बाद हमारी प्रगति की दिशा क्या होगी? और वो कह रहे थे कि आश्चर्यजनक है कि इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है, और आज स्वतंत्रता के उस समय 65 में 17-18 वर्ष हुए थे कि बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि कोई निश्चित लक्ष्य है हमारा। उन्होंने तर्क दिया कि हमारे देश में विदेशी वादों को मूल रूप से अपनाना न तो संभव है और न ही समझदारी है, यह सुख और समृद्धि प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकता। यानी जो विदेशी आदर्श हैं, विदेशी आदर्शों को अगर हम अपने देश में, यानी समाजवाद, मार्क्सवाद वाली व्यवस्था, लोकतंत्र, यानी जो वो उदारवादी वाली व्यवस्था कहें, उस तरह के वादों में हम अपने देश में उसको हम नहीं अपना सकते। वो हमारे लिए, हमारे व्यवस्था में वो सटीक रूप से बन भी नहीं सकता है, समर्पित भी नहीं हो सकता। और इस तरह की बातें केवल दीनदयाल उपाध्याय की ही बातें नहीं है, महात्मा गांधी भी इसी तरह की चीजों कहते थे कि भारतीय व्यवस्था में, भारतीय सामाजिक परिस्थितियों में वेस्टर्न वाद उतना प्रभावी रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोगों का अपना नहीं है ना, बाहरी चीज है, ठीक है? उपाध्याय जी ने अपने चौथे व्याख्यान का समापन में कहा, प्रश्न पूछ लिया और अंतिम में कहा कि इन शब्दों के साथ उन्होंने कहा कि हमने पिछले 4 दिनों में मानववाद के एक एकीकृत स्वरूप, ह्यूमनिज्म के एक एकीकृत स्वरूप, जिसमें
विचार किया है जिसमें राष्ट्रवाद भी है, नेशनलिज्म भी है, लोकतंत्र भी है, समाजवाद भी है और विश्व शांति भी है। और इन चारों वादों की, इन चारों चीजों को भारतीय संस्कृति के पारंपरिक मूल्यों के साथ हम जोड़ सकेंगे और इन सभी आदर्शों को एकीकृत रूप से हम सोच सकेंगे। यानी एकात्मक मानववाद में उनका मानना था कि जो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और विश्व शांति की जो परिभाषा है उसको हम भारतीय संस्कृति के पारंपरिक मूल्यों के साथ कैसे समायोजित कर सकें, ये उनका इंटीग्रल मानववाद था। और इसमें उन्होंने चिति और धर्म की बात की थी और उनकी व्याख्याओं में चिति वह है कि राष्ट्र के लिए शुरू से ही मौलिक और केंद्रीय तत्व क्या है, राष्ट्र क्या प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण चीज है, उसका मूल क्या है। भारत एक राष्ट्र है तो भारत का राष्ट्र का मूल क्या है, ये चिति के रूप में आता है। और चिति निर्धारित करती है कि राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से किस दिशा में आगे बढ़ना है। जो भी चित्त के अनुरूप है वह संस्कृति में या कल्चर में शामिल है। चित्त को राष्ट्र की आत्मा कहा गया है और इसी चित्त पर आधारित अगर किसी देश के राष्ट्र महापुरुष कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से एक राष्ट्र मजबूत और वीर होता है। यानी कि हमारे देश का जो लीडरशिप अगर इसी चित्त माने राष्ट्र की आत्मा या संस्कृति की हमें क्या प्राप्त करना है उस दिशा की तरफ एक चलेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र मजबूत होगा, ये बात कह रहे थे। और उनका मानना था कि धर्म जो है वो राष्ट्र की आत्मा का भंडार है। ठीक है, कोई भी धर्म को त्यागता है तो वह राष्ट्र के साथ विश्वासघात करता है, यानी वो कर्तव्य की बात करते थे, इस तरह की चीजें ये करते थे। और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए 6 उद्देश्य बताए थे, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन और राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयारी, इस न्यूनतम जीवन स्तर से आगे बढ़ना जिससे व्यक्ति और राष्ट्र अपनी चित्त के आधार पर, यानी जो उसकी सोच है, जो उसकी संस्कृति है, जो उसका उद्देश्य है, उसके आधार पर विश्व की प्रगति में योगदान करने के साधन प्राप्त कर सके। तीसरा है प्रत्येक सक्षम नागरिक को सार्थक रोजगार प्रदान करना और प्रकृति के संसाधनों के उपयोग में अपव्यय और अपव्यय से बचना है। साथ ही साथ उत्पादन के विभिन्न कारकों जिनमें मैन, मटेरियल, मनी, मैनेजमेंट, मोटिव पावर, मार्केट और मशीन कहा जाता है, उसकी उपलब्धता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भारतीय पारिस्थितिकी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी के उपयुक्त मशीनीकरण को अपनाना है। साथ ही साथ इस प्रणाली को मानव की मदद करनी चाहिए, न कि उसकी अवहेलना करनी चाहिए। जीवन के संस्कृति और अनमूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। इसका उल्लंघन केवल तभी करना है जब बहुत गंभीर परिस्थितियां हो सके। साथ ही साथ विभिन्न उद्योगों के स्वामित्व, राज्य, निजी या किसी अन्य रूप का निर्णय व्यवहारिक आधार पर ही किया जाना चाहिए कि राज्य स्वामित्व निजी होगा, व्यक्तिगत होगा, मिश्रित होगा, ये नहीं कि सैद्धांतिक किसी और देश के सिद्धांत के आधार पर किया जाए। तो यानी कहीं ना कहीं ये वो व्यवस्था है जिसके आधार पे वर्तमान सरकार कह रही है कि वो उस जो पार्टी सरकार को चला रही है वो इसी एकात्म मानववाद को लेकर अपनाते हुए आगे बढ़ रही है, ऐसा उसका कहना है। ठीक है।